हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जी टेक पॉली। दोस्तों, हम अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड की स्टडी कर रहे हैं और आज मैथ का ये लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें कि हम सेकंड चैप्टर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का अंतिम पार्ट पढ़ने वाले हैं, जो कि पार्ट 5 है। ये 5वां पार्ट है ये सेकंड चैप्टर का, जिसमें कि हम सेकंड चैप्टर का अंतिम टॉपिक, जो हमारा एक टॉपिक बचा हुआ था जिसका नाम है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट ऑफ लीनियर इक्वेशन सिस्टम, इसको हम कवर करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, हिंदी में इसको हम कहते हैं रैखिक समीकरण निकाय की संगतता तथा असंगतता। मतलब इसमें आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, आपको कोई एक इक्वेशन सिस्टम दे देगा। इक्वेशन सिस्टम का मतलब है 3 इक्वेशन आपको दी जाएंगी और आपसे कहेगा प्रूव कीजिए कि ये इक्वेशन सिस्टम कंसिस्टेंट है या फिर पूछ लेगा इनकंसिस्टेंट है। क्लियर ना? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कंसिस्टेंट क्या होता है एंड इनकंसिस्टेंट क्या होता है, उसके बाद क्वेश्चंस की ओर मूव करेंगे। तो मैंने थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है पहले ही लिख दिया है, बाकी अब बिल्कुल सिंपल समझ सकते हैं। संगत मतलब होता है, कंसिस्टेंट का मतलब है दोस्तों ऐसा कोई भी समीकरण निकाय जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं, जिसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन हो, उसको कहते हैं हम कंसिस्टेंट। अब सॉल्यूशन 2 तरह से हो सकते हैं, या तो उसका एक सिंगल सॉल्यूशन हो सकता है या फिर एक से ज़्यादा सॉल्यूशन हो सकते हैं। क्वेश्चन करके दिखाएंगे कैसे हो सकते हैं, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं किसी भी इक्वेशन सिस्टम के। तो वही यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है। कंसिस्टेंट में क्या लिखा है, यदि किसी समीकरण निकाय के एक या एक से अधिक, क्या लिखा है दोस्त यहाँ पर, एक या फिर एक से अधिक हल यानी सॉल्यूशन होते हैं, उसे संगत समीकरण निकाय कहते हैं। इंग्लिश में बोल सकते हैं आप, इफ देयर इज यूनिक और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस ऑफ एनी इक्वेशन सिस्टम इज कॉल्ड एज कंसिस्टेंट इक्वेशन सिस्टम। समझ पा रहे हैं? यानी कोई भी ऐसा इक्वेशन सिस्टम जिसका कोई ना कोई सॉल्यूशन अवश्य हो, एक सॉल्यूशन हो या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन हो, उसको हम कहते हैं कंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट, यानी ऐसा कोई भी समीकरण निकाय जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो, जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, जिसका कोई हल ना हो, उसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट। समझ पा रहे हैं? यही डेफिनेशन में लिखा है, यदि किसी समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता, नो सॉल्यूशन, तो उसे हम असंगत समीकरण निकाय कहते हैं। इंग्लिश में बोल सकते हैं आप, इफ देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ एनी इक्वेशन सिस्टम इज नोन एज इनकंसिस्टेंट इक्वेशन सिस्टम। ठीक है, तो ये तो सिंपल डेफिनेशन है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूँ किस तरह से इसमें क्वेश्चन बनते हैं। ये तो हमने डेफिनेशन जान ली कि इक्वेशन सिस्टम जो कंसिस्टेंट होते हैं वो क्या होते हैं, इनकंसिस्टेंट होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, इतना आपने जान लिया। बट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, हम कैसे पता करेंगे कि किस इक्वेशन सिस्टम का कोई सोल्यूशन हो सकता है, किसका नहीं हो सकता है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन की हेल्प से समझाता हूँ। इसको रफ कर रहा हूँ मैं, आप नोट कर सकते हैं इसको। देखिए, समझेंगे बहुत ध्यान से, इजीली समझ में आ जाएगा। मैं 4 क्वेश्चन कराऊंगा और चारों क्वेश्चन अलग अलग टाइप के होंगे। ठीक है, अलग अलग टाइप के हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन से आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, मैं क्वेश्चन की हेल्प से आपको आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसकी हेल्प से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन लिख लेते हैं। जैसे कोई एक क्वेश्चन लेते हैं, लिखा है सिद्ध कीजिए कि समीकरण, 3 समीकरण दिए हैं, ये संगत हैं और कहा है इनका हल भी ज्ञात कीजिए। 2x + 3y + 4z, क्या लिखा है, 2x + 3y + 4z = 11। ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है x + 5y + 7z और इक्वल टू दिया है आपको 15, कितना, 15 दिया है। ठीक है, दूसरा इक्वेशन है यहाँ पर, तीसरा इक्वेशन है 3x 11/13z, यानी 3x + 11y + 13z और इक्वल टू 25। ये 3 इक्वेशन आपको दी गई हैं। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्त आपसे, हिंदी में तो लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए, हिंदी में लिखा है सिद्ध कीजिए समीकरण निकाय संगत है। क्या बोला है, संगत है। और साथ में बोला इनका हल भी ज्ञात कीजिए, इनका हल भी ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैंने पहला क्वेश्चन है पूरा लिख दिया है। इंग्लिश में आप कह सकते हैं प्रूव
प्रूव दैट इक्वेशन सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन, एंड फाइंड द सॉल्यूशन लिख लीजिए, एंड हमें इसका सॉल्यूशन भी फाइंड करना है, ये क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, अब सिंपली इतना लिख लीजिए, बस काफ़ी है। इसका सॉल्यूशन भी दोस्त आपको बताना है। क्लियर ना? क्वेश्चन सभी को समझ आ रहा है? इस तरह से आपसे पूछा है तो पहले मैं कॉन्सेप्ट की ओर मूव करता हूँ। मैंने क्वेश्चन पहले क्यों लिखा, ताकि आपको ये आइडिया हो जाए क्वेश्चन देख करके हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं समझने की। सबसे पहली चीज़ दोस्त आपको क्या करना है, जो एक्स वाई जेड लिखे हुए हैं इनके आगे के नंबर्स को लेके एक मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, क्या करेंगे, आगे क्या क्या नंबर लिखे हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है आपका, पहली लाइन में देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, 2 3 4। क्लियर ना? फिर इसके आगे कुछ नहीं है, 1 ले लेंगे, 157, इधर 3 11 और ये 13। समझ पा रहे हैं? पीछे भी इस चीज़ को देख चुके हैं, हालांकि ये हो गया इतना। ठीक है, इसके बाद एक्स वाई जेड को लेके एक मैट्रिक्स बना दो, एक्स वाई जेड। हम ए इनवर्स वाले टॉपिक में इसको पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। फिर पीछे जो कांस्टेंट दे रखे हैं इनको लेके बना दो, 11 15 25। ठीक है, यहाँ पर हम इसको ए नाम दे देते हैं, डॉट इसको कैपिटल एक्स इक्वल इसको बी नाम हम देते हैं। ये हम पीछे भी ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या, कि इस ए का नाम होता है, जो आपको मैट्रिक्स ए बना है, ये क्या बना है दोस्त, मैट्रिक्स ए जो बना रखा है इसका नाम होता है दोस्त कोफिशिएंट मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे बोल देंगे इसको गुणांक आव्यूह। क्या बोल देंगे, गुणांक आव्यूह। इतना सभी दोस्त बोल सकते हैं। एंड ए और बी दोनों को मिला करके एक अकेला मैट्रिक्स बनाते हैं, जिसको हम जी और मैट्रिक्स के अंदर ए बी बना देते हैं। क्या, ए बी, जी ए बी से इसको डिनोट करते हैं दोस्त हम। जी ए बी बना दीजिएगा आप इस तरह से, या जी बराबर ए बी लिख सकते हैं आप, कुछ भी लिख दीजिए इस तरह से। ठीक है, यानी ए और बी दोनों को मिला करके एक साथ एक मैट्रिक्स बनता है, बना के दिखाऊंगा जस्ट अभी आपको। इसका नाम होता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। क्या नाम होता है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। हिंदी में इसको कहते हैं संवर्धित आव्यूह, संवर्धित आव्यूह, ये हिंदी में नाम होता है इसका। ठीक है, इसको इस तरह से बना लेंगे आप। केवल इन दोनों के नाम याद रखने हैं। सिंगल ए को कहते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स, गुणांक आव्यूह, क्योंकि ये एक्स वाई जेड के गुणांक से मिलके बना है। और ए और बी दोनों को एक साथ मिला दिया हमने, जिसको जी ए बी कह दिया। इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं, संवर्धित आव्यूह बोलते हैं। अब आपको करना क्या होगा दोस्त, ध्यान से सुनेंगे क्या, यानी कि आपको बताने के लिए कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। इसके लिए आपको ए की रैंक बतानी है और जी ए बी की रैंक बतानी है। किसकी, ए की रैंक निकालनी है और जी ए बी की रैंक निकालनी है। और रैंक निकालने के बाद आपको नोट में याद रखना है, क्या याद रखना है दोस्त नोट में, इफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, या मैं केवल ए लिख देता हूँ, रैंक ऑफ ए बराबर आता है रैंक ऑफ ए बी। रैंक ऑफ ए बी कह दीजिए, या फिर जी जो ए बी है इसको रैंक ऑफ जी ए बी, बड़ा वाला ब्रैकेट यूज कर लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा इस तरह से। ठीक है, यानी रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी, इन दोनों की रैंक बराबर आती है। मैं इसको स्मॉल आर से नोट कर देता हूँ। अगर ये दोनों दोस्त बराबर आते हैं तो इसको बोलेंगे, हमारा समीकरण निकाय होगा दोस्त कंसिस्टेंट। क्या होगा, कंसिस्टेंट, यानी संगत होगा, संगत। ठीक है, इतना सभी दोस्त समझ पा रहे हैं। एंड दूसरी चीज, इफ रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ जी, या तो केवल जी लिख दो या फिर जी ए बी, ये दोनों बराबर नहीं आती हैं। रैंक मतलब वही आर होगा। ठीक है, अगर दोनों की रैंक सेम नहीं आती है तो इसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे दोस्त, इनकंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे, एक बार फिर से बोलिए, इनकंसिस्टेंट, यानी असंगत। ठीक है, मेन चीज़ आपको रैंक निकालनी है, और रैंक निकालना मैंने आपको पार्ट 3 वाले लेक्चर में अच्छे से करा रखा है।
आपने नहीं देखा है तो जाके देखिएगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब यहाँ रैंक निकालने का सिस्टम थोड़ा अलग होगा। आपको रैंक के 3 मेथड पढ़ाए थे, माइनर मेथड, नॉर्मल फॉर्म और एसनल फॉर्म। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ एसनल फॉर्म से रैंक निकालनी होगी, यानी सोपानक रूप से रैंक निकालनी है। किससे निकालनी है दोस्त? रैंक आपको किससे निकालनी है? रैंक कैलकुलेटेड बाई एशलन फॉर्म, हिंदी में सोपानक रूप। सिर्फ और सिर्फ इसी फॉर्म से आपको रैंक निकालनी होगी, इसके अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन आपके पास नहीं है। ठीक है, इतना समझ पा रहे हैं? यानी आपको निकालना केवल GAV की रैंक होगी। मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, इसी क्वेश्चन को और भी क्वेश्चन करूंगा। आप इसकी रैंक निकालेंगे तो ऑटोमेटिक आपको A की रैंक पता चल जाएगी। मैं दिखाऊंगा कैसे, ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। समझ पा रहे? कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को? A की रैंक और G की रैंक अगर बराबर आती है तो कंसिस्टेंट है, बराबर नहीं आती है तो इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, अब कंसिस्टेंट में मैंने एक चीज़ बताई थी, किसी भी इक्वेशन सिस्टम का जो हल होगा वो या तो यूनिक हो सकता है या फिर इनफाइनाइट हो सकता है। अब कैसे पता चलेगा इसका यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है? ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मैं इसको सिर्फ इतने को मिटा रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर एक बॉक्स बना देता हूँ, इसके अंदर लिख देता हूँ इस चीज़ को जो मैं आगे बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, ये भी नोट में ही आपको याद कर लेना दोस्त। किसमें? नोट में आप इसको याद कर लेना, नोट में। कैसे? आपने ये जो रैंक, क्योंकि इसके 2 पार्ट बन जाएंगे। किसके? कंसिस्टेंट के 2 पार्ट बन जाएंगे दोस्त, कंसिस्टेंट के 2 पार्ट। पहला पार्ट, इफ़ जो ये जो R आया है, R और n के बराबर हो। n यहाँ पर होता है दोस्तों अननोन, जो यहाँ पर वेरिएबल आपको दिखाई दे रहे हैं x, y, z, जो अज्ञात राशि है उसको n बोला है, अज्ञात राशियों की संख्या। अगर r और n दोनों बराबर आते हैं, कैसे आते हैं दोस्त? दोनों बराबर आते हैं, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। और अगर r की वैल्यू कम आती है n से, मतलब r n से कम आता है, n यहाँ r n कितने? 1 2 3, x y z 3 है n। अगर r की वैल्यू 3 से कम आए, ठीक है, तो उस केस में बोल देंगे आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन। समझ पा रहे हैं सभी दोस्त? तो आप इन 2 चीज़ को और अच्छे से याद कर लेंगे। किसके पार्ट है? ये इसके पार्ट है, इसके। ठीक है, इसके 2 पार्ट हैं। हम यहाँ से R की वैल्यू देखेंगे, n आपको बता दिया, n यहाँ पर क्या है दोस्त? अज्ञात राशियों की संख्या, अज्ञात राशि की संख्या, यानी जो यहाँ पर अननोन है। अननोन क्या है? x, y, z, ये वाले कितने हैं? 1 2 3। n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है दोस्त? 3 है। ठीक है, अज्ञात राशियों की संख्या। अगर 3 जो n की वैल्यू है, यही r की वैल्यू भी 3 आती है, तो बोल देंगे इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा। और अगर r की वैल्यू कम आ जाती है, 3 से कम तो किसी भी हालत में आएगी नहीं। आप देख सकते हैं 3/3 ऑर्डर का बन रहा है, तो 3/3 ऑर्डर का डेट मीन्स रैंक जो होगी 3 से ज़्यादा कभी नहीं आ सकती, 3 आ सकती है, उससे कम आ सकती है। ठीक है ना, ज़्यादा नहीं आएगी कभी भी, आप ये कन्फ्यूज ना हो। n से r की वैल्यू ज़्यादा कभी नहीं होगी, कम होगी या बराबर होगी। ठीक है, बराबर होगी तो यूनिक सॉल्यूशन, कम होगी तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे इसके। और जब ये दोनों की रैंक आपस में इक्वल नहीं होगी तो उसे हम सीधे कह देंगे इनकंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंट का कोई हल नहीं होता। ठीक है, ये चीज़ बताओ, इतना समझ आया? इसी में एक और छोटा सा पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। ठीक है, इसी में एक छोटा सा पॉइंट आपको और मेंशन कर दूं मैं। कौन सा पॉइंट? कि अगर इस पीछे b जो दे रखा है इसकी वैल्यू 0 हो जाए तो क्या होगा? हटा दें इसको, मैं ये चीज़ मिटा रहा हूँ यहाँ से इतना। ठीक है, वो प्रूव कर देंगे क्वेश्चन को, बिल्कुल परेशान ना हो, मैं इसे मिटा रहा हूँ सिर्फ। अब यहाँ से आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। अच्छा, ये मैं आपको एक बना के और दिखा दूँ दोस्त, a और b एक साथ कैसे बनता है। ये जो मैंने आपको GAV लिखा है, GAV, ये GAV कैसे बनता है ये मैं आपको बना के दिखा दूँ एक बार, है ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। यानी मुझे क्या बनाना है? GAV बनाना है। कुछ नहीं करना दोस्त, पहले मैट्रिक्स A को उतार लो सेम टू सेम। कितना है? 2 3 4, आगे 1 5 7, फिर 3 11 13। यहाँ 3 डॉट लगाना, कितने? 3 डॉट सॉरी। इसके पीछे फिर क्या होता है? GAB होता है। A आपने ये नोट कर दिया, पीछे B नोट कर दो। B क्या है? ये वाला 11 15 25।
तो ये जो आपका बन गया, ये बन गया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स संवर्धित आव्यूह बन गया है, ठीक है, ये वाला जी। ये भी इस तरह से हम बनाते हैं। अब यहाँ पर मैं एक और पॉइंट बताने की बात कर रहा था, वो पॉइंट क्या है दोस्तों, वो पॉइंट भी आप देख लीजिए एक बारी। मैं पॉइंट आपको दिखा देता हूँ। पॉइंट ये है कि ये जो बी मैट्रिक्स है पीछे वाला, ये अगर जीरो हो, क्या हो, बी मैट्रिक्स जो है पीछे वाला अगर ये जीरो हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको ध्यान से लिख लीजिए आप। एक छोटी सी हेडिंग बना लीजिए, होमोजीनियस इक्वेशन सिस्टम। क्या, होमोजीनियस इक्वेशन सिस्टम। इसको दोस्त हिंदी में कहते हैं समघात समीकरण निकाय। समघात समीकरण निकाय। तो ये जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इसमें ही अगर ये बी वाला मैट्रिक्स जीरो हो जाए, क्या हो जाए, मैट्रिक्स बी इक्वल टू जीरो हो। जीरो होने से मतलब क्या, इसके सभी एलिमेंट ये तीनों जीरो हो जाए, तो इसको बोलते हैं हम क्या, होमोजीनियस। डेट इज कॉल्ड होमोजीनियस इक्वेशन सिस्टम। सभी को समझ आ रही है चीज़। पीछे वाले अगर ये जीरो हो गए तो इसको बोलेंगे होमोजीनियस इक्वेशन सिस्टम। एंड दोस्तों, एंड जो होमोजीनियस इक्वेशन सिस्टम होते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन सिस्टम हमेशा कंसिस्टेंट होते हैं। कैसे होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं। कंसिस्टेंट को हिंदी में दोस्त संगत बोलते हैं, संगत होते हैं, ये संगत होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं होमोजीनियस इक्वेशन सिस्टम। कंसिस्टेंट के साथ साथ इनका यूनिक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है दोस्त, यूनिक सॉल्यूशन होता है। और वो यूनिक सॉल्यूशन आपको ज्ञात नहीं करना पड़ता। यूनिक सॉल्यूशन होगा, अद्वितीय हल होगा। हिंदी में इसको अद्वितीय बोलते हैं, अद्वितीय हल, ठीक है। इसके जैसा दूसरा सॉल्यूशन नहीं होगा। और इस अद्वितीय हल में x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू, तीनों की वैल्यू हमेशा जीरो होती है। हमेशा क्या होती है दोस्त, जीरो होती है। ये तीनों जीरो होंगे तभी पीछे वाला जीरो आ सकता है, बशर्ते नहीं आ पाएगा, ठीक है। इसीलिए x y z तीनों जीरो होते हैं। और जिसमें x y z तीनों की वैल्यू जीरो आ जाती है, उस सॉल्यूशन का दूसरा नाम होता है, एक और यूनिक सॉल्यूशन का ही दूसरा नाम क्या दोस्तों, ट्राइवियल सॉल्यूशन। क्या कहते हैं इसको, ट्राइवियल सॉल्यूशन। ये भी आपको याद रखना है। हिंदी में इसको निरर्थक कैसे लिखते हैं हिंदी में, निरर्थक, आई थिंक सो। मैं एक बार चीटिंग कर लूँ बुक से, हिंदी में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, नहीं, सही लिखे हैं, निरर्थक हल, ठीक है, ट्राइवियल सॉल्यूशन। इसी को क्या कहते हैं, ट्राइवियल सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट थिंग इज क्या, कि अगर पीछे वाले ये पॉइंट सभी जीरो हो जाए, मैट्रिक्स बी जीरो होगा, तो ये होगा तो कंसिस्टेंट ही, लेकिन इसका एक अलग नाम हो जाता है। इस इक्वेशन सिस्टम को हम होमोजीनियस इक्वेशन सिस्टम कहते हैं। और होमोजीनियस इक्वेशन सिस्टम हमेशा कंसिस्टेंट होती है, क्योंकि इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है। और वो यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू जीरो होती है। और जब तीनों की वैल्यू जीरो हो जाती है तो इसको हम ट्राइवियल सॉल्यूशन यानी निरर्थक हल भी कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। अब तीन बातें माइंड में याद रखनी है, कौन कौन सी। एक तो आपको याद रखना है कंसिस्टेंट इक्वेशन सिस्टम क्या होते हैं, ऐसे इक्वेशन सिस्टम जिसका कुछ ना कुछ हल हो। कैसे पता करेंगे, तो ए की रैंक निकालेंगे और ए बी दोनों को साथ में लेकर रैंक निकालते हैं, यानी कोफिशिएंट मैट्रिक्स और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक निकालेंगे, दोनों की रैंक बराबर आती है तो वो कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट के दो तरह से सॉल्यूशन होते हैं। यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी जब r की वैल्यू n के बराबर आ जाएगी। n यहाँ पर x y z की संख्या होती है, 3 है, तो n और r अगर इक्वल आते हैं तो बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर r की वैल्यू n से कम आती है, रैंक कम आती है आपकी x y z से, यानी 3 से कम आती है, तो उस केस में बोल देंगे इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। वो भी आपको निकाल के दिखाया जाएगा। एंड जब आपका मैट्रिक्स A और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AB दोनों की रैंक बराबर नहीं आएगी तो सीधे बोलेंगे इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तीसरी कंडीशन, अगर पीछे वाले जो टर्म लिखे हैं इनको जीरो कर दिया जाए, मैट्रिक्स बी अगर जीरो दे रखा हो तो उसका नाम होता है होमोजीनियस इक्वेशन सिस्टम। और होमोजीनियस इक्वेशन सिस्टम ऑलवेज कंसिस्टेंट होते हैं, जिनका कि सॉल्यूशन हमेशा यूनिक सॉल्यूशन होता है और एक्स बाई जेड की वैल्यू जीरो होती है, जिसे हम ट्राइवियल सॉल्यूशन भी कहते हैं, निरर्थक हल भी कहते हैं। उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए और मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की ओर। हटाते हैं इसको, चलिए इसको हटाते हैं और क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्त हम निकालेंगे इसमें ए बी की रैंक। सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे, हम ए बी की रैंक निकालेंगे। उससे पहले आप एक पॉइंट लिख देंगे यहाँ पर
यहाँ लिख दीजिएगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, हिंदी में संवर्धित आव्यूह। इस तरह से आप लिख लेंगे। संवर्धित आव्यूह क्या होता है? ए और बी दोनों को मिला करके, यानी जी ए बी आप इसको बोल दीजिएगा। तो पहले आप इसको बना लीजिए जी ए बी। पहले ए वाला मैट्रिक्स नोट कर दो यहाँ, 2 3 4 1 5 7 3 11 और 13, 3 डॉट लगाइए पीछे, 3 डॉट इस तरह से, ठीक है। बी वाला 11 15 और 25 इतना कर लेंगे। ये क्या बन गया? ये आपका GAB बन गया, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन गया। अब आप इसकी रैंक निकालिए। रैंक कैसे निकालेंगे? सोपानक रूप में चेंज करेंगे। सोपानक रूप क्या होता है? यहाँ पर 1 होना चाहिए, ऊपर यहाँ 1 होता है, इसके बाद फिर नीचे 0 की संख्या बढ़ती जाती है और पहला नॉन जीरो एलिमेंट हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ 1 करने के लिए आपको दिख रहा है साफ साफ, इस वाली रो को उठा के ऊपर ले जाइए। ये आप सभी ने प्रॉपर्टी पढ़ी भी है। आप क्या कर रहे हैं? R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, मतलब R2 को ऊपर ले जाओ R1 के प्लेस पे, R1 को नीचे ले आओ। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये ऊपर तो पहुंच जाएगा 1 5 7 3 डॉट और 15, नीचे आ जाएगा 2 3 4 3 डॉट 11, थर्ड वाला सेम रहेगा 3 11 13 और 25। यहाँ तक समझ आया? अब आपको ये नीचे वाले 0 करने हैं। इसको 0 करने के लिए आप इसमें 2 से गुणा करके माइनस करेंगे, इसको 0 करने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे। तो R2 तो हो जाएगा आपका, R2 कैसे चेंज होगा? R2 में से माइनस कर देंगे 2R1, और R3 कैसे चेंज होगा दोस्त? R3 में से माइनस करेंगे 3R1, ठीक है। तो R2 R3 आपके 0 वाला पार्ट बन जाएगा। पहली लाइन सेम रहेगी 1 5 7 3 डॉट 15, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 10 माइनस का नहीं 3 माइनस 10 माइनस 7 हो गया। मतलब इसमें आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है ना R1 में, और R2 से माइनस कर रहे हैं। तो 2 में से 2 घटाया 0, 3 में से 10 घटाएंगे माइनस 7, 4 में से यहाँ 14 हो जाएगा, माइनस 10 बचा, 3 डॉट, ये 11 है, ये 30 हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने पे। 11 में से 30 घटाओ, 11 माइनस 30 माइनस का 19 बचेगा। एंड अब आ जाओ इस पर 3, इसमें 3 से मल्टीप्लाई, 3 माइनस 3 0, 11 माइनस 15 माइनस 4, 13 माइनस 21 माइनस 8 और 25 माइनस ये हो जाएगा 45। 25 में से 45 माइनस करेंगे, माइनस का 20 बचेगा, ठीक है। ये समझ पा रहे हैं ना? इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया है, ये 3 से करने पर 3 बन गया, ये 15 बन गया, ये 21 बन गया, ये 45 बन गया। तो 3 माइनस 3 0, और 11 माइनस 15 माइनस 4, 13 माइनस 21 माइनस 8, 25 माइनस 45 माइनस 20, ठीक है। अब क्या करेंगे आप? इसको 1 कर लीजिए, इसको 1 कर लीजिए। इसको 1 करने के लिए -7 से डिवाइड कर दो। R2 में -1/7 R2 कर दीजिए, और R3 के लिए -1/4 R3 कर दीजिए। तो मैट्रिक्स आपको क्या मिल जाएगा? पहला सेम रहेगा 1 5 7 3 डॉट 15, ये कितना हो जाएगा? 0, ये हो गया, प्लस का 1, ये हो जाएगा 10/7, माइनस से माइनस कट जाएगा ना, 19/7, और ये हो जाएगा 0। इसमें 4 से डिवाइड किया तो 1, ये 2, और ये 4 पंजे 20, ये 5। यहाँ तक बताइए, क्लियर सभी को? अब आपका यहाँ पर 1 माइनस 1 करेंगे, 0 हो जाएगा। नीचे 0 की संख्या ज़्यादा होती है ना, इसको 0 कर लीजिए। कैसे करेंगे आप? इन दोनों को माइनस, यानी R3 के लिए लिख दीजिए, R3 के लिए R3 माइनस R2, R2 माइनस कर दीजिए। तो पहली लाइन सेम 1 5 7 3 डॉट 15, दूसरी लाइन सेम 0 1 10/7 3 डॉट और 19/7, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 10/7 अपॉन 1 कीजिए, नीचे 7, 7 दूनी 14 माइनस 10, तो 4/7 बचेगा, 4/7, 3 डॉट। आगे देखिए, इसके बाद 5 है, ये माइनस कीजिए 19/7 अपॉन 1 कीजिए, 7 एलसीएम, 7 पंजे 35 माइनस 19, कितना बचेगा? ये 16 बच गया, अपॉन में 7। ये सभी को समझ आया यहाँ तक?
अभी भी ये सोपानक रूप में नहीं हुआ, एक और स्टेप कर दीजिए पूरा। कौन सा स्टेप? इसको 1 करना है लास्ट वाले को। इसको 1 कैसे करेंगे दोस्त? बस इसको 1 करने के लिए उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो। R3 के लिए 7/4 R3 कर दीजिए, करिए। तो पहला तो सेम रहेगा 1 5 7 3.15 0 1 10/7 3.19/7 0 0 इसमें करेंगे इससे मल्टीप्लाई तो ऊपर 4 से 4 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ 1 बचेगा। 3 इसमें कीजिए, इसमें यानी कि 16/7 में मल्टीप्लाई कीजिए 7/4 से, तो कट गया 4 से 4 बार, यहाँ आ जाएगा 4। इतना सभी को समझ आ रहा है? अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कौन सी फॉर्म बन गई दोस्त? ये बन गया आपका एसनल फॉर्म। एसनल फॉर्म हिंदी में सोपानक रूप। अब सोपानक रूप को देख करके आप इजीली रैंक बता सकते हैं। यहाँ से आप रैंक ऑफ ए बताइए। रैंक ऑफ ए की रैंक 3 डॉट से पीछे पीछे वाला ए है, 3 डॉट से पीछे पीछे वाला ए था ना, तो ये वाला ए है। इस ए में रैंक बताइए। रैंक कैसे बताते हैं एसनल फॉर्म में? जितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रो होते हैं, नॉन जीरो रो, पहला नॉन जीरो है, दूसरा भी नॉन जीरो है, तीसरा भी नॉन जीरो है, क्योंकि यहाँ पर 1 आ रहा है। सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, उसी को केवल जीरो रो बोलते हैं, बाकी नॉन जीरो। तो ये नॉन जीरो 3 है, 3 रैंक हो गई। रैंक ऑफ ए बी बताइए। रैंक ऑफ ए बी, ए और बी दोनों को साथ में लेके बताइए रैंक। तो साथ में लेके देखिए कितने नॉन जीरो हैं। पहला नॉन जीरो, दूसरा नॉन जीरो, तीसरा नॉन जीरो, 3 है नॉन जीरो। तो यहाँ पर रैंक कितनी है? 3 है। ए की भी रैंक 3 है और ए बी की रैंक भी 3 है। ए की देखने के लिए केवल इधर का देखेंगे, इधर का 1 2 तीनों नॉन जीरो थे, 3 हो गए। ए बी के लिए पूरा देखिए तो ये 3 हो गए, ठीक है। जब रैंक दोनों की बराबर है, तो अभी आपको क्या बताया था, जब ए और ए बी की रैंक इक्वल होती है तो उसे कंसिस्टेंट इक्वेशन सिस्टम कहते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं मिटाने जा रहा हूँ कुछ चीज़ें इसके। यहाँ लिख देता हूँ, मैं यहाँ लिख दीजिए आप क्या, इसके बाद आगे सॉल्व कर रहे हैं दोस्त यहाँ पर, ठीक है। यहाँ लिख दीजिएगा क्या, चूंकि रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, ठीक है, दोनों बराबर हैं, जो कि 3 है, तो इसीलिए हम क्या कह देंगे, इसीलिए क्या है, कंसिस्टेंट है। इक्वेशन सिस्टम इज कंसिस्टेंट, यानी संगत है। और हमें कंसिस्टेंट ही दोस्त प्रूव करना था, तो आपका ये प्रूव हो चुका है कंसिस्टेंट, ठीक है। अब आपसे कहा था इसका सॉल्यूशन भी बताइए। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? कंसिस्टेंट के 2 सॉल्यूशन होते हैं, एक तो यूनिक होता है, दूसरा इनफाइनाइट होता है। यूनिक कब होगा? जब ये जो r की वैल्यू आई है 3, r की वैल्यू अगर n के बराबर हो, तो r की वैल्यू 3 है और n भी कितने 3 है, x बाई जेड 3 ही इसमें अननोन है और r की वैल्यू भी 3 है, तो क्या है, r और n दोनों बराबर हैं, इसीलिए इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा दोस्त? यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है, अद्वितीय हल होगा इसका। n जानते हैं ना, n होता है x बाई जेड, अज्ञात राशियों की संख्या। 3 है, एक x है, दूसरा y, तीसरा z, 3 है, तो इसलिए n का मान भी 3 और रैंक भी हमारी 3 आई थी। जब दोनों बराबर हो तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। वो सॉल्यूशन क्या होता है, कैसे निकालेंगे, उसको और कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको मिटाने जा रहे हैं हम, आप समझ लीजिएगा। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है आपको। सॉल्यूशन के लिए सिंपली आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ सॉल्यूशन। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन के लिए आप क्या लगाएंगे, ये फॉर्मूला a.x बराबर b। बशर्ते ध्यान रखिएगा यहाँ पर a की वैल्यू कौन सी लेंगे आप दोस्त? a की वैल्यू वो लेंगे जो आपका यहाँ पर निकल के आया है। a की वैल्यू यही तो है, कितना, 1 5 7 0 1 10/7 एंड 0 0 1 0 0 1, ये है दोस्त a की वैल्यू, ठीक है। डॉट x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू x बाई जेड है, x बाई जेड, ये x की वैल्यू है, ठीक। इक्वल टू b की वैल्यू इधर देखिए, ये वाली b की वैल्यू है, ठीक है। इसको मिटा रहा हूँ मैं। b की वैल्यू क्या है, ये रही पीछे वाली वैल्यू 15 19/7 और ये 4, ये b की वैल्यू है, ठीक है। आपको एसनल फॉर्म वाली वैल्यू यहाँ पुट करनी है, जिससे कि आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएँ। अब कुछ नहीं करना, सॉल्व कर दीजिए। a और x का मल्टीप्लाई कीजिए, रो बाई कॉलम होता है मल्टीप्लाई, रो बाई कॉलम। 1 का x में होगा x हो गया, प्लस 5 का y में 5y हो गया, प्लस 7 का z में 7z हो गया। इसको बराबर पहले वाले के इक्वल रख दीजिए, पहला, ठीक है। दूसरा देखिए,
इसका कीजिए, इसमें 0 का x में होगा 0 हो गया, प्लस 1 का y में y हो गया, प्लस 10/7 का z में 10/7 और z बराबर दूसरा कितना आया 19/7। ये क्या हो गया, ये दूसरा हो गया। तीसरी इक्वेशन 0 का x में 0, 0 का y में 0, 1 का z में z बराबर इधर कितना है 4, ये तीसरा हो गया। यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है z बराबर कितना आ गया दोस्त, z बराबर 4 आ गया। इस 4 को z के प्लेस पर रख दीजिए, y की वैल्यू निकाल दो। पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में रखेंगे तो क्या आ गया, y बराबर y प्लस 10 इंटू जेड के प्लेस पे कितना 4/7 बराबर 19/7। इसको इस साइड ले आओ तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त, y बराबर इधर था 19/7 माइनस 40/7 एलसीएम में 7 आएगा, 40 में से 19 माइनस करेंगे, माइनस का 21 बचेगा, 3 बार कट गया तो y की वैल्यू -3 आ गई। ठीक है, इस y की वैल्यू को और z की वैल्यू दोनों को पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ x है, इक्वेशन फर्स्ट में रखिए, x है प्लस 5 y की जगह -3 प्लस में 7 z के प्लेस पे 4 बराबर में 15। ठीक, इधर हो गया x -15 प्लस 7 चौक 28 बराबर 15। x बराबर कितना आ गया दोस्त, यहाँ से देखिए ये 15 को इधर ले गए, जुड़ गया 15 15 30 में से 28 घटाया 2 बचेगा। x की वैल्यू आ गई दोस्त 2 आ गई, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -3, z की वैल्यू 4। इन 3 वैल्यू को आप यहाँ रख के देख लीजिए, तीनों इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई हो रही हैं, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो आंसर क्या आ गया दोस्त आपका, x आ गया 2, y आ गया -3, z आ गया 4। ये इसका यूनिक सॉल्यूशन हो गया। इसके अलावा इसकी और कोई वैल्यू नहीं निकलेंगी, यही 3 वैल्यू आएंगी, सिर्फ x की वैल्यू ये, y की है, z की है, इसीलिए इसको हम यूनिक सॉल्यूशन कहेंगे। आप यहाँ रख के देख लीजिए, किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए। किस में रखें, फर्स्ट में रखते हैं, इसको 2 रखिए, 2 2 4 हो गया। ये यहाँ -3 रखेंगे तो 4 -9 -5 बचा, -5 और प्लस में यहाँ कितना है दोस्त, z की वैल्यू 4 है, तो यहाँ बचा था, कितना बचा था, यहाँ -5 बचा था और ये हो गया 16, तो -5 + 16 11 आएगा, 11 ही आ रहा है। ठीक है, तो आप रख कर देखेंगे, आपको तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएंगे इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आई थिंक सो पूरा का पूरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया, कंसिस्टेंट भी निकाल के दिखा दिया, इसका सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन कैसे होगा, क्या होगा, वो भी मैंने आपको निकाल के दिखा दिया है। ठीक है, अब मैं 3 क्वेश्चन और करता हूँ, थोड़ी स्पीड फास्ट रखेंगे अब, बिकॉज हम कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। चलिए करते हैं बैक टू बैक क्वेश्चन को फास्टली, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो देखिए दोस्तों, अब दूसरा क्वेश्चन हमारा आपके सामने लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। पहली चीज़ आप ए बनाइए, 1 1 1, आगे 1 2 3 1 4 7, ए बन गया, इंटू एक्स बनाइए, एक्स वाई जेड हो गया, इक्वल टू बी बनाइए, बी कितना 6 14 और 30। समझते चलिएगा, साथ साथ इजीली कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद ए बी, ये ए होता है दोस्त, ये एक्स होता है, ये बी होता है। यहाँ लिखेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, जैसा कि आपको बता रखा है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हिंदी में संवर्धित आव्यूह, जैसे हम जी ए बी बोलते हैं, जी ए बी। एक साथ लिखिए ए और बी को, ए 1 1 1 1 2 3 1 4 7, 3 डॉट 1 2 3 1 2 3 1 2 3, पीछे 6 14 और 30। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आपको इसका रैंक निकालना है। ठीक है, इसका रैंक निकालेंगे तो आपको ए का रैंक भी साथ में मिल जाएगा। रैंक निकालने के लिए एसनल फॉर्म बनाइए। एसनल फॉर्म में यहाँ 1 होता है, ऑलरेडी 1 है। इसको 0 करने के लिए इसमें से इसे माइनस करो, इसमें से भी इसे माइनस करो, मतलब R2 के लिए हम क्या कर देंगे, R2 माइनस R1। सेम R3 के लिए भी क्या कर देंगे, R3 माइनस R1 कर देंगे। ठीक है, कीजिए, मैं ये हटा रहा हूँ, कंसिस्टेंट हमें प्रूव करना है। तो देखिए, पहला तो सेम रहेगा, 1 1 1 3 डॉट के पीछे 6, 1 माइनस 1 0, 2 में से 1 घटाया 1, 3 में से 1 घटाया 2, और यहाँ पर 14 में से 6 घटाएंगे 8 बचेगा। ठीक है, 1 में से 1 घटाया 0, 4 में से 1 घटाएंगे 3 बचेगा,
7 में से 1 घटाएंगे 6 बचेगा, एंड 30 में से 6 घटाएंगे तो 24 बचेगा। यहाँ तक समझ आ रहा है। अब इसको जीरो करने के लिए आप इससे कर दीजिए 3 का गुणा करके माइनस, यानी R3 के लिए R3 माइनस 3 R2, तो क्या बन जाएगा, पहला सेम रहेगा 1 1 1 3 डॉट के पीछे 6, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या हो गया, दूसरा सेम है 0 1 2 3 डॉट के पीछे 8, 0 माइनस 0 3, और इसमें 3 का गुणा, 3 माइनस 3 0 हो गया, ये 6 है, इसमें 3 का गुणा करेंगे ये भी 6 हो गया, 6 माइनस 6 0 हो गया, 3 डॉट के पीछे देखिए 24 है, इसमें आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया दोस्त ये 24, और 8 थी 24, ये भी 0 हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रहा है सभी दोस्तों को, 0 बन गया ये। अब देखिए आगे, अब यहाँ से आगे आप, ये 1 है ऑलरेडी पहले से, ये पूरा ही 0 हो गया, सोपानक रूप में बदल गया आपका ये एसनल फॉर्म में चेंज हो गया, एसनल फॉर्म सोपानक रूप, ठीक है। यहाँ से आप रैंक बता सकते हैं इजीली, आप रैंक बता दीजिए, रैंक ऑफ ए बताइए, रैंक ऑफ ए की रैंक इधर देखना सिर्फ इस 3 डॉट से आगे आगे, तो 1 नॉन जीरो 2 नॉन जीरो है, तो केवल रैंक हो जाएगी 2, ठीक है। रैंक ऑफ ए बी बताइए, रैंक ऑफ ए बी, ए और बी दोनों को एक साथ लेकर के, इस 1 2, इसमें भी 2 ही है केवल, तीसरा तो पूरा 0 था, तो रैंक बराबर आ गई। अब लिख दीजिएगा क्या आप यहाँ पर, चूंकि रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, रैंक ऑफ जी ए बी, जो कि कितनी है 2 है, तो इसीलिए क्या हो गया आपका, इक्वेशन सिस्टम इज कंसिस्टेंट। यही आपको प्रूव करना था दोस्त, कंसिस्टेंट ही आपको प्रूव करना था, पहली चीज इतना समझ आया, कंसिस्टेंट। अब इसके सॉल्यूशन सुन लीजिए, सॉल्यूशन कितने होंगे। अब यहाँ देखिए r की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 3 है, x y z 3 है ना। अब यहाँ देखिए r की वैल्यू कम है n से, कम है ना, क्योंकि r केवल 2 आया है, जबकि n आपका 3 है, x y z यानी 3 है ये, तो n की वैल्यू 3 है जो कम है, ठीक है। कम होने पे क्या आता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं, कितने, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनंत हल आएंगे। अनंत हल कैसे आएंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम फॉर्मूला रहेगा आपका। सॉल्यूशन देख लीजिए इनका, सॉल्यूशन के लिए वही a डॉट एक्स बराबर b, बशर्ते a की वैल्यू यहाँ कौन सी रखते हैं, एसनल फॉर्म वाली, एसनल फॉर्म वाली रख दीजिए। वैल्यू क्या है 1 1 1 1 0 1 2 और नीचे तीनों 0 हैं। डॉट x की वैल्यू वही x बाई z वाली, इक्वल टू b की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये वाली 6 8 0। समझ आ रहा है दोस्त, इतना सभी को समझ आ रहा है। इक्वेशन बनाइए, पहला इसका इसमें, तो x प्लस बाई प्लस जेड बराबर कितना 6, एक इक्वेशन। दूसरा 0 प्लस 1 का बाई में y प्लस 2z बराबर 8, दूसरा इक्वेशन। तीसरा बनाइए, सभी 0 हैं बराबर 0, तीसरा बनेगा ही नहीं, ठीक है, केवल ये 2 ही इक्वेशन बनेंगी, तीसरा तो 0 हो गया ना, तीनों का 0 बराबर 0 कुछ नहीं होता, ठीक। इन दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे आप, इसको सॉल्व करने के लिए आपको z बराबर k मानना पड़ेगा। क्या, यहाँ से थोड़ा सा एक नोट पॉइंट याद रखेंगे, मान लेंगे यहाँ से अपनी तरफ से, माना z बराबर k, कॉन्स्टेंट k मानना पड़ेगा, क्योंकि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। k यहाँ पर दोस्तों नेचुरल नंबर है, 1 से इनफाइनाइट तक कितनी वैल्यू हो सकती है k की, ठीक है। z के प्लेस पे k रखिए दोनों इक्वेशन में, जब फर्स्ट में रखेंगे तो x प्लस बाई बराबर 6, z को इधर ले आया मैं, माइनस z मतलब k रख दिया, ठीक है। पहली इक्वेशन तो ये हो गई आपकी। दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y बराबर ये 8 था, माइनस इसको इधर लाएंगे 2z होगा, z की जगह k रख दिया, ये दूसरी इक्वेशन है। y की वैल्यू आपकी ये आ गई दोस्त, ये वाली, इसको पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, x बराबर 6 माइनस k तो इधर था, माइनस में y इधर आएगा, माइनस में y की वैल्यू रख दो 8 माइनस 2k। समझ पा रहे, थोड़ा शॉर्ट में कर दिया है, इस y को मैं इधर ले आया, तो ये तो पहले से लिखा हुआ है, माइनस में आएगा y इस साइड, और y की वैल्यू ये वाली हमने यहाँ रख दी। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त, इसको सॉल्व करेंगे आप, तो x यहाँ से आ जाएगा कितना निकल के, खुद सॉल्व कर लीजिए। ये प्लस का हो जाएगा 2k, माइनस माइनस प्लस 2k, 2k में से k माइनस करेंगे तो प्लस का k बचेगा। आगे ये 6 है और ये माइनस का 8, तो माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 2। x की वैल्यू ये आ गई, y की वैल्यू ये आ गया, z की वैल्यू कितनी है, k है। तो आप खुद देख लीजिए, ये इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या है, k की जगह 1 रखेंगे आप, k की जगह अगर आप 1 रखते हैं
तो आपको x बराबर मिल जाएगा, यहाँ 1 रखिए तो -1, y बराबर मिल जाएगा, यहाँ 1 रखेंगे यहाँ पर तो 6 मिलेगा, और z बराबर 1 मिल जाएगा। ठीक है, k की वैल्यू 1 रखने पे ये वैल्यू आएंगी। k की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये 0 मिलेगा, ये 4 मिलेगा, और ये आपका 2 मिलेगा। समझ पा रहे हैं? 3 रखेंगे तो वैल्यू अलग अलग, इस तरह से आपके अनंत वैल्यू मिल सकती है, इसके अनंत सॉल्यूशन मिल सकते हैं। समझ पा रहे हैं? और आप सभी को वैल्यू को रख के देखिएगा, पूरी तरह सेटिस्फाई हो जाएगा। जैसे मैं पहली एक बार ये वैल्यू रख के देखता हूँ, -1, 1 और 6 आप रख दीजिए। -1 रखेंगे यहाँ पर, -1 रखा, प्लस का 6, 5 हो गया, और फिर आपने प्लस का 1 रखा, 6 हो गया, 6 बराबर 6 आ गया। और जब आप इसकी k की जगह पे 2 रखते तो ये z हो जाता 2, ये हो जाता 4, और ये हो जाता 0। तो 0, 4 और 2 रख लीजिए, 0 हो गया, 4 रखेंगे तो 8 हो गया, यहाँ 2 रखेंगे तो आपका 6 हो गया, 8 और 6 14, 14 आ रहा है, किसी में रख लो, ऊपर रख लो आप। ये तो हो जाता कितना आपका 0 हो जाता, x को 0 रखा, y को कितना हो जाता, y आपका 4 हो जाता, इसको 4 रखा, z को 2, 4 2 6 हो गया। समझ पा रहे ना? अनंत सॉल्यूशन हो सकते हैं दोस्त यहाँ पर, अनंत, यानी k की जगह पे 1 से लेके एक बार 1 रखेंगे k के प्लेस पे, एक्स वाई जेड की वैल्यू मिलेंगी, दोबारा 2 रखिए तब भी एक्स वाई जेड की वैल्यू मिलेंगी, 3 रखेंगे तब भी, यानी अनंत वैल्यू मिल सकती है यहाँ पर आपको एक्स वाई जेड की। समझ पा रहे हैं सभी दोस्त? क्लियर हो गया ना सभी को? चलिए, ऑलरेडी बहुत थके हुए हैं दोस्त, आज ही गांव से आए हैं और सीधे क्लास लेना शुरू कर दिया आपका, बिकॉज मंडे में अगर इतना टाइम नहीं भी मिल पाया तो आपको क्लास लेक्चर कंटिन्यू बने रहेंगे। अभी भी रात के लगभग 12 बज चुके हैं, मैं फिर भी आपकी क्लास ले रहा हूँ ताकि आपका कोर्स पीछे ना छूटे और जो आपने विश्वास किया है वो विश्वास इसी तरह आपका बना रहे। ठीक है, और आपको क्लास वास्तव में पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक किया करें। ठीक है, चलिए हटा दें इसको, 2 क्वेश्चन और करके दिखाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या बोला है आपसे, प्रूव दैट इक्वेशन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, यानी असंगत। अब आपको असंगत प्रूव करके दिखाना है, प्रोसेस सेम वही है, बस रैंक आपकी सेम नहीं आएंगी इसमें। देखिए कैसे करके देखते हैं। सबसे पहले आप A1 आइए, कितना कितना है 1 1 1, नीचे 3 1 -2, इधर 2 4 7, A1 गया, डॉट करके पीछे एक्स वाई जेड, सेम बिल्कुल सेम मेथड से चलना है आपको। कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं, आप वीडियो को पॉज करके खुद से भी करके देख सकते हैं। 7, ठीक है, इतना समझ गए। इसका नाम होता है A डॉट, इसका नाम X इक्वल टू इसका नाम B होता है। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। जैसे बता रहे हैं, आंख बंद करके करते जाइए, आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मतलब GAB यानी A और B को साथ में लिख के बना दीजिए। लिखिए साथ में 1 1 1 3 1 -2 2 4 7, 3 डॉट पीछे B वाला -3 -2 7। क्लियर ना? अब आपको क्या करना है, सोपानक रूप बनाना है। यहाँ 1 होना चाहिए, ऑलरेडी 1 है। इसको 0 करना आता है अच्छे से, आपको 1 की हेल्प से ही करते हैं हमेशा हम, आपको पहले ही सिखा रखा है, यहाँ 1 होना जरूरी है। इसको करने के लिए आप R2 के लिए क्या करेंगे दोस्त, R2 माइनस में 3R1। इसके लिए क्या करेंगे आप, R3 के लिए R3 में से माइनस करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके 2R1। इस प्रॉपर्टी को लगा दीजिए। क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ यहाँ से, इनकंसिस्टेंट आपको प्रूव करना है, इसमें करके दिखाते हैं। चलिए प्रॉपर्टी को फॉलो कीजिए। पहला 1 1 1 3 डॉट -3, 3 में से 3 घटाया 0, 1 में से 3 घटाएंगे -2, और -2 में से ये -2 है, इसमें से माइनस करना है आपको। यहाँ 3 हो गया माइनस का, तो -5 बन गया ये। 3 डॉट ये -2 है, इसमें आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 9 मतलब 9 हो गया, ये माइनस का 9 हो गया। मतलब आपको क्या करना है, इसमें से इसे माइनस करना था, तो -2 था, माइनस करना है इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके, तो -9 हो गया, माइनस माइनस प्लस यानी 7 बन जाएगा। ये कितना आएगा, 7 आ गया। तीसरा देखिए, 2 - 2 0, 4 - 2 2, 7 और -2 5 बचेगा, एंड 7 माइनस का कितना हो गया, 2 से किया, यहाँ 6 हो गया, 7 माइनस का, और इसमें से माइनस करना है, कितना माइनस का हो जाएगा दोस्त, ये 3 दूनी 6, तो 7 6 13 हो गया, कितना हो गया 13 13। समझ पा रहे हैं ना, सिंपल। 7 में से इसको माइनस करना है, तो 7 माइनस और माइनस का 2 का मल्टीप्लाई करके, तो माइनस का 6 ये हो गया, प्लस हो जाएगा, 7 6 13 हो गया। इतना समझ आया सभी दोस्तों को?
अब इसके बाद आप देखिए इन दोनों को जोड़ सकते हैं इजीली। R3 को इसको जीरो करने के लिए आप क्या कर दीजिए, R3 को जीरो करने के लिए R3 प्लस R2 कर लीजिए। R3 प्लस R2 करेंगे तो क्या बन जाएगा 1 1 1 3 डॉट -3 इधर 0, ये -2 -5 3 डॉट 7 0 -2 + 2 0 -5 + 5 0 3 डॉट इधर 13 और 7 20 हो गया। ठीक है 20 हो गया। यहाँ तक समझ आ रहा है। अब आप इसको 1 करना है और इसको 1 करना है। कैसे करेंगे, इसमें R2 के लिए तो आप लिख दीजिए कितना -1/2 R2 और R3 के लिए लिख दीजिए 1/20 R3। ऐसा करने से क्या होगा, पहला 1 1 1 3 डॉट के पीछे -3 0, यहाँ 2 से डिवाइड किया 1 1 गया, यहाँ 2 से किया माइनस का तो 5/2 बन गया 3 डॉट के पीछे, यहाँ 2 से करेंगे तो 7/2 हो गया। इसमें 20 से 0 0 0 और 3 डॉट के पीछे ये हो जाएगा 1। समझ पा रहे हैं क्या ये सोपानक रूप है? यस सर, क्योंकि ये सभी 1 1 है और नीचे 0 की संख्या बढ़ रही है। एसनल फॉर्म आ गया दोस्त, ये कौन सा फॉर्म, एसलन फॉर्म, एसलन फॉर्म। ठीक है, एसनल फॉर्म में आप लिख सकते हैं रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए की रैंक कितनी है 3 डॉट से आगे देखिए, एक केवल 2 है नॉन जीरो रो, कितनी है 2 है, 2 हो गई, ये तो 0 हो गए थे ना, 2 रैंक है। और रैंक ऑफ ए बी, रैंक ऑफ ए बी की रैंक देखिए, या जी ए बी की रैंक 1 2 और यहाँ 3, क्योंकि यहाँ पर 1 आ रहा है, ये 3 है। क्या रैंक सेम आ रही है? रैंक सेम नहीं आ रही है, चूँकि रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, रैंक ऑफ ए बी। इसीलिए क्या है, इक्वेशन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट मतलब असंगत। ठीक है, समझ आया, हैंस प्रूव्ड। यही आपको प्रूव करना था दोस्त। अब जब ये असंगत है तो इसका कोई हल नहीं होगा, कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, तो आपको करना भी नहीं सॉल्यूशन इसका। ठीक है, पूछा भी नहीं कि एग्जाम में, इतना ही पूछा तो आपने प्रूव करके दिखा दिया। एक और लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको, जो कि होमोजीनियस इक्वेशन सिस्टम का है, जिससे आपको मैंने जितना कुछ पढ़ाया है इस टॉपिक में सारा कुछ क्लियर हो जाए, फिर आपको कोई डाउट कैसा भी नहीं रहेगा, आप सभी क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन हमारा ये आपसे बोला है, इसमें आपको प्रूव करना है कि इक्वेशन सिस्टम कंसिस्टेंट है, यानी संगत है, और इसका सॉल्यूशन भी आपको बताना है। सबसे पहले हम वही मेथड से चलेंगे जो अब तक करते आ रहे हैं। क्या, पहले a बनाएंगे, फिर x बनाएंगे, पीछे b बनाएंगे। ठीक है, तो कीजिए सॉल्व। देखिए पहले लिखा आपने a नहीं, पहले मैट्रिक्स बनाएंगे 2 3 -1, इधर 1 -1 -2, इधर 3 1 3, और पीछे x by z, इसके पीछे तो सब 0 हैं, 0 0 0। समझ आ गया होगा आपको कौन सा मेथड है ये, मतलब कौन सा टाइप का बन रहा है। जब भी 0 होते हैं तो इसको हम होमोजीनियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए, इसमें आपको ए बी बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि इसमें बी वाला पार्ट तो ऑलरेडी 0 है, पीछे वाला। तो सिंपल है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, रैंक ऑफ ए निकालेंगे। सिर्फ ए की रैंक आपको निकालनी है। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, रैंक ऑफ ए निकाल दीजिए, सिर्फ आप रैंक ऑफ ए, या फिर मैं बना ही देता हूँ। ठीक है, कोई कैसी भी दिक्कत नहीं है, बना लेते हैं ऑगमेंटेड। हमारा जो मेथड है हम उसी को फॉलो करते हैं। बुक को साइड कीजिए, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। गलत नहीं होगा क्वेश्चन, बिल्कुल कन्फ्यूज ना हो आप। ठीक है, GAB एक ही मेथड फॉलो करेंगे तो आपके माइंड में हमेशा के लिए सेट हो जाएगा। 2 3 -1 1 -1 -2 3 1 3 3 डॉट 3 डॉट, पीछे बी वाला 0 है, सब जगह 0 0 बन गया। ठीक है, कोई कैसी भी कन्फ्यूजन नहीं। इसको सोपानक रूप में चेंज करेंगे तो ऊपर 1 होना चाहिए, इस लाइन को ऊपर ले जाएंगे, मतलब R1 को R2 के साथ इंटरचेंज कर दीजिए। जब R1 R2 को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, आप खुद देख लीजिए क्या मिलेगा। इसको ऊपर ले गए, 1 -1 -2 3 डॉट 0, नीचे आ जाएगा 2 3
-1 3.0 और इधर 3 1 3 और 3.0। अब आपको इन्हें जीरो करना बहुत अच्छे से आता है, अब तो आप कई सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। इसको जीरो करने के लिए इसमें से माइनस करेंगे R2 के लिए R2 - 2R1 और R3 के लिए दोस्त R3 - 3R1 कीजिए। पहला 1 -1 - 2 3.0, 2 - 2 0, 3 और 3 माइनस इसमें 2 से मल्टीप्लाई -2 हो गया तो 5 हो जाएगा, ये 5। यहाँ -1 है, माइनस करेंगे इसमें 2 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 4 हो गया, तो ये -1 प्लस का 4 यानी 3 आएगा, प्लस का 3 आ गया। आगे फिर जीरो वाला पार्ट तो पीछे जीरो ही रहेगा। 3 - 3 0, 1 1 माइनस करना है इसमें 3 से मल्टीप्लाई, माइनस का 3 हो गया तो 1 4 हो जाएगा दोस्त। ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो गया। ठीक है, आगे देखिए 3 यहाँ पर है, माइनस करना है आपको इसमें कितने से, 3 से मल्टीप्लाई करना है। इसमें 3 से करेंगे तो माइनस का 6 हो गया, तो 9 आ गया। यहाँ कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, पीछे जीरो ही रहेगा। यहाँ तक समझ आ रहा है सभी दोस्तों को। इसमें कीजिए 5 से डिवाइड, इसमें कीजिए 4 से डिवाइड। जब इसमें 5 से करेंगे तो लिख देंगे यहाँ पर क्या, R2 के लिए 1/5 R2 एंड R3 के लिए 1/4 R3। तो मैट्रिक्स क्या मिलेगा दोस्त आपको यहाँ से, ये 1 है, -1 - 2 3 डॉट के पीछे 0 0, यहाँ 1 हो गया। यहाँ किया तो आपने 3/5 हो गया, ये 3/5 है दोस्त, 3/5 और ये 0 ही रहेगा पीछे 0, ये 1 हो जाएगा और ये आपका 9/4 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करने पर 9/4 हो गया, ये वाला 0 हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, समझ गए इतना। इसके बाद आप एक स्टॉप और कर सकते हैं, इसमें से घटा दो तो क्या लिख सकते हैं आप लास्ट में यहाँ पर, R3 के लिए R3 - R2। तो पहली लाइन सेम 1 - 1 - 2 3.0 0 1 3/5 3.0 0 1 - 1 0 हो गया। 9/4 में से माइनस करना है 3/5, 4 पंजे 20 आएगा एलसीएम, 5 × 45 -4 दिया 12, 33 बच गया अपॉन 20, 33/20, 3 डॉट के पीछे 0। आपको ये एसनल फॉर्म मिल गया। क्या मिल गया दोस्त, ये आपको एसनल फॉर्म मिल गया। देख लीजिए एसनल फॉर्म, रैंक ऑफ ए 3 है और रैंक ऑफ ए बी ये भी 3 है। क्यों 3 है, यहाँ देखेंगे जब ये 3 आ गया तो पीछे तक देखेंगे तब भी नॉन जीरो 3 ही है, पीछे वाले ही 0 थे। सेम है, कंसिस्टेंट है। कैसा है दोस्त, कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट यानी संगत है। ठीक है, संगत है। रैंक 3 आई है। अब आपको एक लाइन और बता रखी है, क्या बता रखा है, आप इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेन हमारे यहाँ पर इसका सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन निकालना मैं आपको दिखा दूँ कैसे निकालेंगे, आप सभी लोग इजीली कर लेंगे। एक लाइन लिखनी है सिर्फ आपको और कुछ नहीं करना है। यहाँ लिखेंगे आप क्या, चूँकि जो आपका रैंक आया है R बराबर n है, R भी 3 है और n भी यहाँ पर कितना है दोस्त 3 है, XYZ, और ये भी 3 आया है। जब ये दोनों सेम होते हैं तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन के केस में जब ये डिफरेंशियल, ये जो आपकी डिफरेंशियल सॉरी नॉर्मल इक्वेशन है, जब ये आपकी इक्वेशन होमोजीनियस हो, क्या दिस इज ए होमोजीनियस इक्वेशन सिस्टम। ये एक होमोजीनियस इक्वेशन सिस्टम है और इसका जो सॉल्यूशन होता है उसे क्या कहते हैं हम, उसे कहते हैं ट्रायल सॉल्यूशन, ट्राइवियल। इसका क्या होगा, इसका ट्राइवियल सॉल्यूशन होगा, निरर्थक हल होगा, निरर्थक हल। और वो निरर्थक हल क्या होता है दोस्त, x बराबर y बराबर z बराबर 0, x y z तीनों की वैल्यू 0 होगी। जब तीनों को 0 रखेंगे तभी बराबर में 0 मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा किसी भी केस में। समझ पा रहे हैं सभी दोस्त। तो इसको सिर्फ इतना करने के बाद कंसिस्टेंट दिखा देना है आपको। आर की रैंक निकालनी है, आर की रैंक 3 ही आनी चाहिए। 3 आएगी तभी यूनिक सॉल्यूशन होगा, तभी इसको हम ट्राइवियल सॉल्यूशन बोलेंगे। क्यों, क्योंकि आर अगर 3 आ रहा है, आपका रैंक ऑफ ए 3 आ रहा है और एन भी 3 है, XYZ।
जब ये बराबर होते हैं आर और एन आपस में, तभी हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन होगा। और यूनिक सॉल्यूशन के केस में या तो सॉल्यूशन निकालते हैं सॉल्व करके, निकाल तभी सकते थे जब आपका जो बी है ये 0 नहीं होता। ठीक है, अभी हम नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, आप कोशिश भी कर लीजिए। आप a इंटू एक्स करेंगे तो बराबर 0 रखना है, करके देख लीजिए। ए ये है, इसका इसमें किया, बराबर कुछ नहीं मिलेगा। देखो ये था आपका, इसका एक्स बाई जेड में करके बराबर 0 के रखना है, इसको बराबर 0 के, इसको बराबर 0 को सॉल्व करना, सब 0 मिल जाएगा आपको। तीनों 0 मिलेंगे ही मिलेंगे। आप चाहें तो सॉल्व भी करके देख सकते हैं खुद से। एक्स माइनस बाई माइनस 2z बराबर 0 एक इक्वेशन, दूसरी बाई प्लस इतना बराबर 0 तीसरी। करके दिखा दूँ, आपकी कन्फ्यूज़न कैसी भी ना रहे आपके मन में, मैं दिखा देता हूँ एक बारी। जिस तरह से हम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, ऐसे केस में हालांकि आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। a इंटू एक्स बराबर 0 करते हैं दोस्त, 0 मतलब b करते हैं, a इंटू एक्स बराबर b करते हैं। a की वैल्यू एसनल फॉर्म वाली 1 माइनस 1 और यहाँ माइनस 2i है। 0 1 3y 5, आगे 0 0 33/20, यही तो है। और x बाई जेड इक्वल में 0 0 0। ठीक है, दिख रहा होगा यहाँ तक, समझ लीजिएगा। बस कर रहा हूँ रफली ऐसे ही, और जिनके पास टाइम ना हो स्किप कर सकते हैं इस पार्ट को, बट कन्फ्यूज़न ना हो कैसे भी, इसलिए मैं कर दे रहा हूँ। मल्टीप्लाई कीजिए इनका, तो मिलेगा x माइनस बाई माइनस 2z बराबर 0 एक इक्वेशन, दूसरा 0 प्लस बाई प्लस 3z/5 बराबर 0 दूसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन 0 प्लस इसमें z से मल्टीप्लाई 33z/20 बराबर 0 तीसरी इक्वेशन। अब आप यहाँ से खुद देख लीजिए, यहाँ से देखिए z की वैल्यू क्या मिल रही है दोस्त आपको, z बराबर 0 मिल जा रहा है, देख लीजिए। क्योंकि इसको इधर लेके z का मान 0 हो गया, z को यहाँ पर 0 रखा तो y बराबर भी 0 आ गया, y बराबर भी 0 आ गया। जब आपने z को इक्वेशन सेकंड में पुट किया, z की प्लेस में 0 रख दो तो y भी 0 बन गया। और जब आपने x और y दोनों को, y और z दोनों को 0 रखा, यहाँ पर 0 रख दिया, तो x भी क्या मिल गया आपको, 0 मिल गया। तीनों आपको 0 मिल गए, x बाई जेड। सभी को समझ आ रहा है ये चीज़ सभी दोस्तों को क्लियर है? हाँ दिख रहा है, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। आप निकाल के भी दिखा सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्टली लिख दीजिएगा। यहाँ तक करने के बाद जब पीछे 0 हो तो सीधे लिखिएगा, दिस इज ए होमोजीनियस इक्वेशन सिस्टम, देन द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन सिस्टम इज ट्राइवियल सॉल्यूशन x बाई जेड इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, तीनों वैल्यू 0 आएंगी। कैसे आएंगी मैंने आपको वो भी दिखा दिया। a की वैल्यू रखा, x की वैल्यू, b की वैल्यू, मल्टीप्लाई किया रो बाई कॉलम करके, 3 इक्वेशन बने, तीनों को सॉल्व करके देखा हमने, x बाई जेड तीनों 0 आ रहे हैं। जब तीनों 0 आ रहे हैं तो ट्राइवियल सॉल्यूशन है ये। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते हम इसमें, इतना ही आपको समझा सकते थे। ठीक है, तो आपका ये टॉपिक, अंतिम टॉपिक भी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। मैंने 4 क्वेश्चन भी आपको काफ़ी बड़े बड़े थे, पूरी तरह से सॉल्व करा दिए हैं। अब आपका कोई कैसा भी डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी कोई डाउट है तो मैंने आपके लिए जीटेक पॉली टेलीग्राम पर एक ग्रुप भी बना दिया अलग से, जो डिस्कशन ग्रुप है, जिसमें आप अपने क्वेश्चंस को सेंड करके अपने दोस्तों के साथ डाउट शेयर कर सकते हैं, या फिर अगर दोस्त लोग आपकी हेल्प नहीं कर पाते हैं तो मैं भी आपके डाउट को सॉल्व करा दूंगा, कोशिश करूंगा। ठीक है, तो इसी तरह से अपना प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखना है, एंड मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।